छायावाद की प्रवृत्तियों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। छायावादी युग 1918 ईस्वी से 1936 तक माना जाता है। कामायनी जो ग्रंथ है 1935 में लिखा गया, उसके बाद में 1936 से प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है। छायावाद जो कि काव्य है वो द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। द्विवेदी युगीन काव्य की जो बौद्धिकता के खिलाफ, अति बौद्धिकता के खिलाफ छायावादी काव्य प्रारंभ हुआ। यह एक भावात्मक, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे एक भावात्मक दृष्टिकोण के समान माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हम चलें तो परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। प्रेम, प्रकृति, मानव सौंदर्य, रहस्यवादी प्रवृत्ति, नारी का आदर्श स्वरूप इस काव्य में प्रमुख रूप से हैं। और आपको ये बता दूं, इस काव्य धारा के 4 प्रमुख आधार कवि रहे हैं, जिन्हें प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा हम कहते हैं। ये उनके नाम हैं। ये चारों इस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सबसे पहले हम इनकी प्रवृत्तियां, विशेषताएं या महत्व की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय महिमा का चित्रण। राष्ट्रीय महिमा में संपूर्ण भारत राष्ट्र की अतीत के गौरवशाली परंपराओं की, उसकी विभिन्न बातों की महिमा का चित्रण इस काल में हम देखते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद ने की यह पंक्तियां हम पढ़ते हैं, अरुण यह मधुमय देश पहुंचा हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। आत्मा विहंजन, अगला नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। आत्मा विहंजन कहते हैं इस काल के कवियों ने स्वयं अपना आत्म परीक्षण किया और अपने जीवन को अपने काव्य में उकेरा। धीक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धीक साधन जिसके लिए सदा ही क्या शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का न हो सका, वह एक और मन रहा जो कभी न थक चका। यह निराला की राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं। निराला ने जो व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष किया उसको काव्य में वह कहीं न कहीं में परिलक्षित होता है। तो इस काव्य की ये भी हम एक विशेषता मानेंगे। सौंदर्य चेतना, तीसरा, यह काव्य पूरा सौंदर्य चेतना पर आधारित है। निराला की पंक्तियां हैं जूही की कली कविता से। दिव शासन के समय मेघ में आसमान से उतर रही थी, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है इन्होंने। प्रकृति को, संध्या को एक स्त्री का रूप देकर उसके सौंदर्य की यहाँ चेतना इन्होंने व्यक्त की है। और यह सौंदर्य चेतना इस काल में अगले पॉइंट में नारी और पुरुष सौंदर्य के में भी मिलती है। इस काल की हम विशेष बात करें तो ये पहला काल है जिसमें स्त्री के साथ साथ पुरुष सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि पहला हम जो लिखा हुआ है इसमें नील परिधान, ये श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण है नारी का। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहे मृदुल अधखुले अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। अब हम अगली बात करें तो अवयव की, ये मन्नू के सौंदर्य का चित्रण है जो पुरुष सौंदर्य में मैंने कहा पहली बार है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, स्फीत सिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। नारी भावना, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नारी भावना। ये इस काल की विशेष बात है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये काल में नारी को बाहरी सौंदर्य के बजाय आंतरिक सौंदर्य पर बहुत जोर दिया गया। नारी को करुणा, दया, ममता, प्रेम, क्षमा की देवी माना, उसे माँ, सहचरी, देवी, प्राण कहकर आदर दिया गया, संबोधित किया गया और उसको वो सम्मान मिला जो अब तक नहीं मिला था। अब तक केवल उसका मासल सौंदर्य का चित्रण था या हृदय के भी सौंदर्य का चित्रण मिलता है। प्रसाद जी इस तरह कहते हैं कामायनी में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह मन्नू के काव्य में, कामायनी काव्य में प्रसाद जी कह रहे हैं नारी की प्रतिभावना। यहाँ हम पंत का भी अगर ध्यान से देखेंगे तो पंत का भी मैंने मेरे इस नोट्स में लिख रखा है। तुम्हें छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। अब हम आगे चलते हैं प्रकृति चित्रण जो इस काव्य की जान है। इस काव्य में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में चित्रण हुआ है। प्रकृति के
और आलम्बन उद्दीपक के स्थान मानवीकरण में, जैसे प्रकृति कोई स्त्री या पुरुष हो, मानव रूप में उसे चित्रित किया गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खग कुलकुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। जैसे सुबह रूपी नारी आसमान रूपी पनघट में तारों रूपी घड़े को डुबो रही है, इस रात्रि बीत चुकी है इसलिए अब तो जाग जा। ये कुछ मैंने और यहाँ लिख रखे हैं। सिंधु सेज पर धरावधु अब तनिक संकुच बैठी सी, प्रलय निशा की हिलचल स्मृति मान की ऐठी सी। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे न कभी नबासी फूल। इस तरह का इन्होंने चित्रण किया। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर रहस्यवाद का चित्रण। अगला रहस्यवाद है प्रकृति के साथ साथ जो परमात्मा के प्रति दोहे लिखे गए हैं, परमात्मा के रहस्य को व्यक्त किया गया है, वो रहस्यवाद के दोहे कहलाते हैं। शुक्ल ने छायावाद का अर्थ ही रहस्यवाद के संदर्भ में ग्रहण किया है। कौन तुम मेरे हृदय में, बीन भी हूँ तुम्हारी नाग रागिनी भी हूँ। ये दो कविताओं के शीर्षक है जो महादेवी वर्मा ने लिखे। इसमें कौन तुम मेरे हृदय में अर्थात वो कौन है, वो प्रिय कौन है, वो मेरा प्रियतम कौन है, तो वो सब परमात्मा के लिए उन्होंने लिखा है। प्रेम भावना, इस काव्य में हम देखते हैं कि प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम और मानव प्रेम व्यक्त हुआ है। दुख और वेदना की अभिव्यक्ति, महादेवी वर्मा की ही इस कविता का हम उदाहरण लें कि जो जीवन का जो दुख है, जो मैंने अभी निराला के संदर्भ में भी कहा था आत्मा व्यंजन की, वह दुख कहीं न कहीं काव्य में प्रकट हो रहा है। यहाँ पर कह रही है महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बल्ली, मैं आंसुओं से भरी दुख की बदले के समान हूँ। विस्तृत नभ का कोई न कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास से ही, उमड़ी कल थी मिटा चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। व्यक्तिकता और प्रगतिकता, ये भी इस काल की प्रमुख विशेषता है। इस काल में युग का चित्रण है और मानवतावादी विचारधारा भी देखने को मिलती है। भाषा शैली उच्च कोटि का काव्य इस काल में लिखा गया है।